आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि परीक्षा में सफलता के योग हम लोग कैसे देखें। भाग एक। हम लोग कुछ सूत्रों को भी सीखेंगे और इसी कुंडली पर विश्लेषण भी करेंगे। यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इस परीक्षा में सफलता के योग उत्तम बन रहे हैं या नहीं। यह निर्णय आप सभी लीजिएगा। कक्षा के अंत में आप सभी जवाब दीजिएगा कि जहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया, क्या इस कुंडली में परीक्षा के सफलता के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। यदि आप वीडियो देखें तो वीडियो के भी अंत में आप अपना निर्णय कमेंट में जरूर लिख दें कि क्या सफलता मिलने की संभावनाएं बनती है या नहीं बनती है। कल की कक्षा में हम लोगों ने थोड़े बहुत सूत्रों पर चर्चा किया था कि सफलता यदि मिलती है, यदि हमें किसी भी विषय वस्तु में सफलता मिलती है तो क्यों मिलती है, उससे क्या होता है। और सफलता हमारे भाग्य का दूसरा पहलू भी है। तो भाग्य के कारक हमारे देवगुरु बृहस्पति होते हैं एवं सफलता तो तभी मिलती है जब हमारे पास में ज्ञान बुद्धि होती है। तो सफलता के तो जड़ हो गए देवगुरु बृहस्पति, भाग्य के कारक एवं ज्ञान बुद्धि के कारक। साथ ही सफलता मिलती है तो हमारा पद प्रतिष्ठा बढ़ता है, अधिकार बढ़ती है, यश बढ़ता है। तो सूर्य देव को भी देखना चाहिए। अब इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए सूर्यदेव की स्थिति कैसी है, तो सूर्यदेव भले ही अष्टम भाव में है लेकिन अपने स्वराशि के हैं। अंशात्मक मान से भी ठीक ही है, उतने बुरे भी नहीं है, 9 अंशों के हैं। लेकिन लग्न से इनकी अंशात्मक मान में दूरियां काफी है, 12 अंशों की दूरी है। तो थोड़ा कम फल मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन सूर्यदेव ठीक है, स्थिति भी ठीक है, अंश बल से भी ठीक है। नवमांश कुंडली में भी बुध की राशि में है। D24 कुंडली में भी सूर्यदेव ठीक ही है, मीन राशि में है। मीन राशि भी इनके मित्र की ही राशि है। देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो इस उदाहरण कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह दसम भाव को थोड़ा मजबूती प्रदान करते हैं। दसम भाव ही हमारा कर्म होता है अकॉर्डिंग टू एज। बुद्धिमत्ता कैसी होगी, यह पांचवा भाव। विद्या की निपुणता कितना होगा, दूसरा भाव। उच्च शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नौवां भाव। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने का जो काम है वह तो 10वां भाव ही है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में अकारक भी बने हुए हैं, 12वें एवं तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो 12वें या तीसरे भाव के स्वामी यदि बुरे भाव के स्वामी किसी बुरे भाव में बैठे हुए होते हैं तो विपरीत राजयोग भी देते हैं, परंतु यह विपरीत राजयोग भी यहाँ पर प्रभावी नहीं हो रहा है। यह विपरीत राजयोग भी प्रभावी नहीं हो रहा है क्योंकि शुक्रदेव साथ में है और शुक्रदेव दसम भाव के स्वामी यानी कि शुभ भाव के स्वामी होने के कारण विपरीत राजयोग जब बनता है, यानी कि बुरे भाव के स्वामी छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी यदि इन्हीं भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग होता है। परंतु यदि यही जिस ग्रह के द्वारा विपरीत राजयोग बन रहा होता है वह ग्रह यदि केंद्र भाव के स्वामी या त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग हो जाता है। एक यहाँ पर दूसरा और दूसरा अंशात्मक मान देवगुरु बृहस्पति को देखे तो देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 6 है और लग्न का अंशात्मक मान 21 है। तो यह 15 अंशों की दूरी पर है।
यानी कि लग्न संधि पे चला गया यहाँ तक। तो लग्न संधि पर के ग्रह अच्छे फल नहीं देते लग्न को, इसलिए यहाँ सूर्य भी कमजोर हो गए, लग्न से 12 अंश की दूरी, गुरु भी लग्न से 15 अंश की दूरी। देव गुरु बृहस्पति को देखे तो नवमांश कुंडली बड़े अच्छे भाव में है, ठीक ठाक है। भाव नहीं देखेंगे लेकिन सुभग्रह की राशि में है, वह राशि पंचम भाव में पड़ा हुआ है, यह भी ठीक है। D24 कुंडली में वही राशि ठीक ही जगह पर है, केंद्र भाव में। देव गुरु बृहस्पति D24 कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, यानी कि धनु राशि में है, ठीक ही है, कोई बुरी राशि नहीं है, खराब राशि नहीं है। लेकिन ये फल तो देते हैं, ज्ञान बुद्धि दे रहे हैं, ग्रह अच्छे हैं, फल दे रहे हैं, ज्ञान बुद्धि भी है, ठीक है, परंतु उसका लाभ लग्न को नहीं मिल रहा है। कारण कि लग्न के अंशात्मक मान से काफी दूर ही नहीं, लग्न संधि पर देवगुरु बृहस्पति है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी थोड़े गड़बड़ हो गए। हम लोग यहाँ नोट करते चलते हैं कि जो जो समस्याएं दिखती चलती है उसको, तो देवगुरु बृहस्पति देव अधिक समस्याएं दे रहे हैं, या अधिक मतलब फल नहीं दे पा रहे हैं लग्न को। सूर्यदेव भी थोड़े बहुत ही फल दे पा रहे हैं, तो सूर्यदेव के लिए हमने 1-9 का निशान लगाया, देवगुरु बृहस्पति के लिए 2, यानी कि गलत कर देते हैं, काट देते हैं इसको, यानी कि सूर्यदेव कम दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति और कम दे रहे हैं, नहीं। मंगल को भी देखना चाहिए, क्योंकि मंगल हमारे ऊर्जा उत्साह के कारक हैं। मंगल देव इस उदाहरण कुंडली में केंद्र भाव के स्वामी हैं, ठीक है, चौथे भाव के स्वामी हैं, लेकिन ये बकरी है। नवमांश में मंगल देव उच्च के हो गए हैं, नवमांश में मंगल देव उच्च के हो गए हैं। तो हम लोगों ने यह भी सूत्र पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि कोई ग्रह बकरी हो और नवमांश में उच्चिका हो जाए तो वह नीच के जैसे फल देते हैं। तो मंगल देव भी खराब हो गए। मंगल देव का अंशात्मक मान 12 है, ठीक ही तो है, कोई खराब उतना नहीं है। लग्न के अंशात्मक मान से 9 अंशों की दूरी पर है, फल देने वाले हैं, ठीक है, उतना नहीं दे रहे तो कम भी नहीं दे रहे। गुरु की स्थिति मजबूत हो तो यहाँ पर मंगल की ही चर्चा कर लेते हैं। पहले मंगल देव, तो मंगल देव एक तो खराब हो गए, उतने अच्छे नहीं है। मंगल देव यहाँ पर शुक्र की राशि में है, D24 कुंडली में, पढ़ाई में जो ऊर्जा उत्साह मिलनी चाहिए वह नहीं दिख रहा है, पढ़ाई में जो ऊर्जा उत्साह दिखनी चाहिए वह नहीं मिल रहा है। परंतु यह कहाँ से हम लोगों ने पाया, तो यह इसलिए पाया कि यह शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। भले शुक्र की राशि में D24 कुंडली में बैठे हुए हैं और लग्न कुंडली में शुक्र मंगल में शत्रुता है, यहाँ शत्रु राशि में बैठे हुए हैं D24 कुंडली में। मतलब ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता कहाँ देखी जाती है, तो लग्न कुंडली से देखी जाती है, D1 से कुंडली से देखते हैं मित्रता शत्रुता, यहाँ पर मित्रता, यहाँ पर शत्रुता होगी। परंतु यह लग्न को देख रहे हैं, यह D24 कुंडली के लग्न को देख रहे हैं, इसलिए पढ़ने के लिए मन में अभिलाषा जगा रहे हैं। लेकिन मंगल में भी बल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मंगल अपने शत्रु राशि को हो गया, किसी शुभग्रह से शुभ युक्त दृष्ट है भी नहीं, यह गड़बड़ हो गया। तो मंगल के उपाय के लिए तो लोग हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि पढ़ते रहते हैं, उससे मंगल का उपाय होता रहता है, तो करना चाहिए। हाँ, गुरु सूर्य अभी तक यहाँ पर मंगल भी अच्छे नहीं है। अगर गुरु एवं सूर्य दोनों की स्थिति ठीक होती है, गुरु एवं सूर्य दोनों की स्थिति ठीक होती है, तो व्यक्ति किसी भी परीक्षा में, खास करके उच्च पदाधिकारी वाली परीक्षा में, व्यक्ति सफल होने की संभावनाओं में बल मिलता है, यदि गुरु एवं सूर्य दोनों की स्थिति अच्छी हो तो इस उदाहरण कुंडली में गुरु एवं शुक्र दोनों ही क्या हो गए,
इस उदाहरण कुंडली में गुरु एवं सूर्य की स्थिति कैसी है? गुरु और शुक्र अति शत्रु हैं गुरु जी, कमजोर हो रहे हैं। फल प्रदाता बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? नहीं बन रहे गुरु जी, नहीं बन रहे हैं, अंशात्मक मान के कारण। अब इसके बाद में आते हैं कि हमें क्या प्रतियोगिता परीक्षा सफल करने के लिए या प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने की जज्बा और तैयारी करना, ये दोनों दो चीज है। तैयारी करने की जज्बा एवं तैयारी करना अलग अलग विषय वस्तु है। बहुत से व्यक्तियों में आप लोग देखते होंगे कि जज्बा तो है, बैठता है तैयारी करने, पढ़ने बैठता है, कुछ देर पढ़ेगा, फिर मन इधर से उधर हो गया, बात कार्यक्रम, फिर पढ़ने बैठा, फिर दिमाग इधर से उधर हो गया, फिर पढ़ाई छोड़ दिया। और कुछ जो लोग होते हैं, जज्बा भी होती है और पढ़ने के प्रति, जो तैयारियों के प्रति जो कार्य होता है, 4 घंटे 6 घंटे 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना, यह भी होता है। वह 10वां भाव है। जज्बा 6ठा भाव है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करने की जज्बा 6ठा भाव, 6ठा भाव, और तैयारी करना वो तो काम है 10वां। इसीलिए तो काम का भाग्य जज्बा ही बतलाया गया है। आपका काम कितना उन्नतिशील होगा, वह काम भाव का, यानी कि 10वां भाव का भाग्य भाव 6ठा भाव, यानी कि जज्बा भाव। अब इस जज्बा भाव में देखा जाए क्या स्थिति है, तो जज्बा भाव में शनिदेव हैं, लग्नेश होकर हैं, और अपने मित्र की राशि में है। ठीक है, 6ठे भाव में एक तो पापा ग्रह अच्छे फल देते हैं, मित्र राशि के ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो मित्र राशि के भी है, ठीक है। और वह तत्कालिक मित्रता भी है, तत्कालिक मित्रता भी है, तत्कालिक मित्रता भी है। तो तत्कालिक मित्रता होने से अति मित्र बन गए। तो यहाँ पर शनि की स्थिति ठीक है, यानी कि जज्बा तो अच्छा दिख रहा है, जज्बा अच्छा दिख रहा है। शनिदेव नवमांश कुंडली में अपने मूल त्रिकोण राशि के भी हैं, इसलिए अच्छे हो गए। तो जज्बा काफी है, जज्बा में कमी नहीं नहीं है। परंतु वही शनिदेव जो जज्बा देने वाले हैं, दे रहे हैं, लेकिन वह D24 कुंडली में अपने शत्रु राशि में चले आए। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जज्बा तो है, परंतु वह सफल नहीं हो पाता। यानी कि हम पढ़ते भी हैं, मेमोरी में याद नहीं रह पाता, या कुछ ना कुछ तो त्रुटियां हो ही जाती है, वह दिख रहा है। और 10वां भाव जो हमारे जज्बा का कर्म है, क्या दोनों में संबंध है? लग्न कुंडली में देखना चाहिए। तो लग्न कुंडली में यहाँ 6ठे भाव एवं 10वें भाव, दोनों भाव के स्वामियों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध बन रहा है? दसवें से शुक्रदेव हैं, और खष्टेश बुध देव हैं। तो बुध शुक्र नहीं बन में रहा, संबंध नहीं है, यहाँ पर द्विद्वादश का संबंध हो गया। लेकिन 6ठे भाव के स्वामी अपने उच्च राशि में है, जज्बा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं लग्न के प्रति। भले उसका लाभ मिले ना मिले, वह अलग बात है, लेकिन जज्बा तो काफी बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? जज्बा बढ़ा रहे हैं, जज्बा भी है। तो 10वें एवं 6ठे भाव का संबंध यदि होता है, तो कर्म के प्रति समर्पण आ जाता है, यानी जज्बा और कर्म दोनों का मिलन हो जाता है। इसलिए सफल होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि परीक्षा देना किसका काम है? लग्न का काम।
परीक्षा देना, परीक्षा की तैयारी करना, ये सब 10वां भाव जरूर देखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में कर्म भाव तो उसका वही है, 10वां ही है। 10वें भाव के स्वामी का संबंध अगर दूसरे भाव के स्वामी से हो जाए तो और उत्तम हो जाता है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है और दूसरा भाव विद्या की निपुणता का है। क्या हम अपने विद्या की निपुणता का उपयोग अपने कर्मों में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अपन विद्या की निपुणता का उपयोग यदि हम अपने कर्मों में करेंगे तभी तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, दूसरे भाव के स्वामी शनिदेव हैं और 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव। शनि शुक्र में किसी भी प्रकार का संबंध लग्न कुंडली में तो नहीं है। नवमांश कुंडली में क्या राशि परिवर्तन है, तो नवमांश कुंडली में भी नहीं है। नवमांश में शनिदेव अपने स्वराशि के हैं, शुक्रदेव चंद्रमा की राशि में। क्या यह संबंध D24 कुंडली में है? शुक्र शनि का संबंध तो नहीं है। नवम पंचम है, नवम पंचम है, परंतु यहाँ पर शनि भी अपने शत्रु की राशि में, और शुक्र के लिए भी हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि लग्न कुंडली से तत्कालिक मित्रता देखनी चाहिए। तो तत्कालिक मित्रता में मंगल शुक्र शत्रु है और नैसर्गिक रूप से सम है। तो सम और शत्रु 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 ही है। तो शुक्रदेव यहाँ भी शत्रु की राशि में है और शनि भी शत्रु की राशि में है। तो क्या नवम पंचम का संबंध, जब दोनों शत्रु राशि में है, दोनों थोड़े थोड़े पीड़ित हो गए, तो दोनों कुछ कुछ पीड़ित हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे को मदद कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने सूत्रों को पढ़ा, समझने का प्रयास किया, इस कुंडली पर वो लागू नहीं हो रहा। बुध एवं गुरु का भी संबंध ज्ञान एवं लिखावट, यानी कि लिखते वक्त हमारे पास में जो ज्ञान है, क्या उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि परीक्षा में तो ज्ञान का उपयोग ही होता है ना, लिखावट के माध्यम से। इसलिए गुरु बुध का भी संबंध देख लेना चाहिए। यदि गुरु बुध का संबंध है तो ज्ञान का उपयोग हम लिखावट में कर देते हैं, यदि संबंध नहीं है तो नहीं हो पाता। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही सूत्र मिले या सभी सूत्र एक ही कुंडली पे लागू हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हम सबों को असीमित सूत्रों के बारे में सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर गुरु एवं बुध लग्न कुंडली में क्या है, तो द्विद्वादश है। विद्या की कुंडली में देखिए, D24 कुंडली में दोनों आपस में नवम पंचम है, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि यह विद्यार्थी जब भी परीक्षा देने बैठता है तो निश्चित रूप से जितना इसे याद है, मेमोरी में है, उतना लिख लेती है, उतना लिख लेता है, लेकिन उतना डिटेल में अध्ययन ही नहीं हो पाता। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के बारे में तो हम लोगों ने 2 कायदों से कमजोर पाया था, खराब पाया था हम लोगों ने। क्या दूसरे या 10वें भाव को शनि देख रहे हैं लग्न कुंडली के? क्या दूसरे या 10वें भाव को शनि देख रहे हैं और अच्छे स्थिति से देख रहे हैं? आप लोग देखते होंगे कि अधिकांशतः वैसी कुंडलियां जो नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं और सफल होते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें से अगर 10 कुंडली है तो 7 कुंडली में शनिदेव 10वें या दूसरे भाव को देख रहे होते हैं। जिसमें अच्छे स्थिति से देखते हैं, जैसे कि अपने मूल त्रिकोण राशि को देखें, अपने स्वराशि को देखें, अपने उच्च राशि की स्थिति को देखें, तो थोड़ा जल्दी, अपने मित्र राशि को देखें तो उससे थोड़ा देर,
अपने सम राशि को देखे तो और थोड़ा देर, यानी कि शनि का देखना दूसरा भाव या सप्तम भाव दसम भाव, यह सफलता में निश्चितता प्रदान करता है, सफलता में। निश्चित। हाँ, अब जितनी अच्छी स्थिति होती है उतना जल्दी, जितना खराब है उतना देर से। वैसे भी शनि देरी के कारक है, वैसे भी शनि देरी के कारण। देरी के कारक है। तो यहाँ पर शनिदेव सप्तम दसम भाव को भी नहीं देख रहे हैं, शनिदेव दूसरे भाव को भी नहीं देख रहे हैं, यह भी समस्या है। हाँ जयप्रकाश जी बोला जाए। गुरु जी, ये दृष्टि संबंध ही होना जरूरी है, या शनि मान लो अगर दूसरे भाव में बैठे हो या दसम भाव में बैठे हो तो भी तब बात। तो और अच्छा है, अच्छा है, यानी कि संबंध बनना चाहिए, देखा जाना चाहिए या स्थिति होनी चाहिए, अच्छा बैठे हो या देख रहे हो जी। तो सफलता देते हैं। जितना खराब स्थिति में है तो देर से काफी, अगर बिल्कुल ही खराब हो जाए, राशि के हो जाए, नीच राशि के हो जाए, तो फिर सफलता कैसे देंगे। जी कहने का मतलब यह है कि शनि अगर है अच्छी स्थिति के हैं, देख रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, जितनी अच्छी स्थिति का उतना ही जल्दी, खराब स्थिति उतने देर, लेकिन थोड़ा देरी से ही सही, अगर कितना भी जल्दी, लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, दूसरे तीसरे बार में सफल होता है व्यक्ति, दूसरे तीसरे बार में सफल, क्योंकि शनिदेव देरी के भी कारक है ना, जी जी जी। स्लो मोशन के कारक है। विद्या के कारक ग्रह, विद्या के कारक ग्रह या विद्या प्रदाता ग्रह, यानी कि गुरु या बुध की दशा में अगर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के कारण, कभी कभी होता है सामाजिक परिस्थिति या घरेलू परिस्थिति कुछ ऐसा हो जाता है कि काराग्रहों की दशा चल रही होती है, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, समस्याएं कुछ ऐसी आ जाती है, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। तो यदि काराग्रहों की दशा चल रही हो व्यक्ति के जीवन में और किसी कारणवश पढ़ाई रोक दिया गया हो, तो फिर पूर्ण शिक्षा मिलने की संभावनाओं में कमी हो जाती है, चाहे कुंडली में विद्या के कितने ही योग क्यों न बने हुए। हालांकि यह सूत्र सामान्यतः कम ही कुंडली पर देखने को मिलते हैं, जिसकी कुंडली में विद्या के योग होते हैं वे बच्चे ही खुद अपने आप को थोड़ा सा एग्रेसिव कर सकते हैं, या उसके प्रति झुकाव लगाव ज्यादा ही रहता है, व्यक्ति पढ़ता रहता है, जिसे उस शिक्षा मिलने की संभावनाओं में बल मिल जाता है, लेकिन ज्यादा कदा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विद्या क्या है, विद्या को धन कहा गया है या क्या कहा गया है। धन। विद्या भी धन है। धन कितने प्रकार के होते हैं, धन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। धन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। दो प्रकार के होते हैं। हम सबको दोनों प्रकार के धन के बारे में, परिभाषा के बारे में जानना चाहिए। हमने जो दो प्रकार का धन कहा, क्या आप लोगों में से कोई सदस्य बतला सकता है, कोई व्यक्ति बतला सकता है वह दो प्रकार के धन कौन कौन से हो सकते हैं।
एक क्या गुरु जी इसको कह सकते हैं कि एक विद्या और दूसरा जो अर्थ हम जो कमाते हैं धन, ऐसा धन? हाँ, चलिए, आपका उत्तर कहीं हद तक उत्तर के करीब ही है। एक धन जो वह होता है जो हम अपने, मतलब भौतिक धन जो हम कमाकर इकट्ठा करते हैं, चाहे जो भी हो, जी। जो हमारे कमाई से होता है, जो भौतिक धन कहा जाता है। हम्म, भौतिक धन, जैसे रुपया पैसा कहा आपने, जी। एक ईश्वरीय धन होता है। एक ईश्वरीय धन। ईश्वरीय धन में प्रतिष्ठा भी आता है, जी। व्यवहारिकता का भी धन आता है, ईश्वरीय धन में है। यानी कि हम किसी को जितना अधिक से अधिक प्रतिष्ठा देंगे, तो हमारा प्रतिष्ठा भी उतना ही अधिक से अधिक बढ़ता चला जाएगा। जी। हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने व्यवहार से प्रसन्न करेंगे, हमारा भी लोग उतने ही व्यवहार से हमें भी प्रसन्न रखेगा। जी। तो व्यवहार, प्रतिष्ठा, यश इत्यादि सब हुआ, यह ईश्वरीय धन हुआ, जिसमें विद्या भी ईश्वरीय धन है। तो ईश्वरीय धन और भौतिक धन में क्या अंतर है? विद्या भौतिक धन नहीं है, विद्या ईश्वरीय धन है। हम्म, ईश्वरीय धन, यदि कुंडली में शिक्षा से संबंधित कुछ कमजोर योग बन रहे हो, या परीक्षा में असफलता के योग कम बन रहे हो, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो जितने सूत्रों को पढ़ा, कोई भी सूत्र पूर्ण सफलता की तरफ नहीं लेकर गया ना, जी। तो हमें इस धन को बांटना चाहिए, हमें इस धन को बांटना चाहिए। बांटना चाहिए। भौतिक धन हम जितना बांटते हैं वह कम होता है, लेकिन ईश्वरीय धन हम जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। उतना बढ़ता है। तो कुंडली में परीक्षा के सफलता के योग थोड़े कम दिखते हो, तो इसको बांटने का प्रयास करें, आपके पास में जो है उसको बांटें, तो कुछ योगों का परिहार होता है, ऐसा हमारे गुरुजनों का कहना है। बांटने से क्या लाभ होता है, जिसका साक्षात सभी है, या आप ही किसी को कोई बात पढ़ा रहे होते हैं, बतला रहे होते हैं, फिर एकाएक कभी कभी उसके मन में कुछ प्रश्न आ जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो जब प्रश्न पूछता है, उस समय आपकी मन स्थिति कैसी होती है, क्या उसका कल्पना आप लोगों ने किया है? नहीं किया ना। जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब व्यक्ति कोई आपसे प्रश्न करता है, तो एकाएक आप कहाँ चले जाते हैं, आप चिंतन करने लगते हैं प्रश्न के उत्तर के बारे में। यानी कि चिंतन करने की क्षमता, जहाँ चिंतन होता है वहीं पे मेमोरी बढ़ जाती है। तो विद्या का बांटना भी एक प्रकार से परीक्षा में सफलता के लिए एक उपाय ही है। चाहे ग्रुप डिस्कशन के मामले में अपने ज्ञान को बांटे, चाहे किसी भी ढंग से। अक्सर विद्यार्थियों को आप देखते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते वो परीक्षा देता है, और वो परीक्षा पास भी कर जाता है, और उसे नौकरी भी मिल जाता। मिल जाती है। क्या ऐसे उदाहरण आप लोगों को असंख्य देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? जी। बस हम लोगों को यहाँ से भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते थे, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। विद्या भाव से 12वें भाव, विद्या भाव से 12वें भाव का संबंध हो, विद्या भाव का
12वें भाव से संबंध हो, तो जातक उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाता है। तो आज के जमाने में ही नहीं, पहले के जमाने में भी लोग घर से बाहर जाया करते थे हायर एजुकेशन के लिए। तो यदि जिसके कुंडली में दूसरा भाव एवं 12वें भाव का संबंध होता है, या 5वें भाव दूसरे भाव, 5वां 12वें भाव का संबंध हो, नवम 12वां भाव का संबंध हो, विद्या के लिए प्रमुख रूप से यही तीनों भाव है ना, चौथा भाव भी है, ठीक है, वो तो प्रारंभिक शिक्षा की बातें हैं। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए दूसरा भाव विद्या की निपुणता, पंचम भाव बुद्धिमता, नवम भाव उच्च शिक्षा का संबंध अगर कुंडली में 12वें भाव से बनता है, तो उच्च शिक्षा काफी होने की संभावनाएं बनती है। और जब उच्च शिक्षा होती है तभी तो परीक्षा में सफलताएं मिलती है। परीक्षा में सफलता के लिए प्रमुख रूप से दो विषय वस्तु का होना अनिवार्य है। मतलब कि परीक्षा में सफलता के लिए दो कुंजी है। परीक्षा में सफलता रूपी ताले के दो चाबियां है। यह एक ताला ऐसा है कि एक चाबी से खुलती ही नहीं। यदि एक चाबी से खुलती तो सभी के सभी परीक्षा में निपुण होते चले जाते हैं, पास में। लेकिन नहीं, यह एक ऐसा ताला है जिसमें दो चाबियां लगती है, तब यह ताला खुलता है, यानी कि परीक्षा में आप सफल होते हैं। एक योग्यता में निपुणता होना चाहिए। योग्यता में निपुणता यानी कि दूसरा भाव काफी अच्छा शुभ स्थिति वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए इस कुंडली में दूसरा भाव ही खराब है। दूसरे भाव में मंगल देव है, बकरी है, नवमांश में उचके हो गए तो नीचके जैसा फल है। तो फिर विद्या में निपुणता कहाँ से होगी? दूसरा भाव खराब। जो भी ग्रह देख रहे हैं, अगर सूर्य देव देख रहे हैं तो अपने शत्रु राशि को देख रहे हैं, विद्या की निपुणता के माहौल को ही नहीं मिलने दे रहे हैं। जो दृष्टि है तो वह राशि पर भी है एवं ग्रह पर भी है। तो राशि क्या है? सूर्यदेव की शत्रु राशि है, माहौल नहीं बनने दे पा रहे हैं। ग्रह पर मंगल पर, तो मंगल पर भी मित्रवत देख रहे हैं, यानी कि मिलजुला प्रभाव हो गया, मिश्रित। यानी कि मिश्रित का मतलब क्या हुआ कि जितना हम जानते हैं, मतलब ये मिला जुला, देखने में ठीक ठाक, ना खराब नॉलेज ना बुरा नॉलेज, ना उत्तम नॉलेज, मीडियम क्वालिटी का हो गया। तो परीक्षा में उत्तमता के लिए तो मीडियम क्लास में या मीडियम स्टैंडर्ड समझने वाले या विषय वस्तु जानने वाले लगभग सभी हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी उच्चतम स्थिति होगी ज्ञान के मामले में या विद्या की निपुणता के मामले में, तभी तो आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, फिर उसके बाद में उसमें से हजारों ही नहीं, लाखों में सैकड़ों व्यक्ति ही चयनित होते हैं। दूसरा, कठिन परिश्रम करना, यानी कि 10वां भाव जितना अच्छा होगा उतना ठीक ठाक। अब 10वें भाव के स्वामी, अब भाव से तो 11वें है, ठीक हो गया, यानी कि 10म भाव का स्वामी अष्टम भाव में आया है, ठीक है। यह कार्यों के प्रति हमारे जज्बा को दर्शाता है, उत्तमता प्रदान करता है। परंतु यह सूर्य के साथ में है, अस्त भी है, या अस्त नहीं है तो अस्त के करीब ही तो है। सूर्य का एक ही अंश है, यह 11 अंश है, 10 अंशों की दूरी है, 10 अंशों की
दूरी है। तो शुक्रदेव 10 अंशों तक अस्त ही रहते हैं, 10 अंशों तक अस्थिर रहते हैं। अस्त ही रहते हैं। ठीक है, अगर अस्त दोष न भी है तो अस्त के नजदीक में ही तो है। दूसरा अपने शत्रु राशि में भी है, ऐसी राशि में है जो राशि के स्वामी शुक्रदेव को शत्रु मानते हैं। शुक्रदेव D24 कुंडली में जो विद्या के लिए बात हो रही है, D24 कुंडली में भी देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि यह उत्तम नहीं है, मंगल की राशि में है, यानी कि 10 में सुप्रभावित हो, 10म भाव का स्वामी लग्न कुंडली में भी ठीक ठाक हो। प्रश्न विद्या में सफलता की चल रही है, तो विद्या की कुंडली यानी D24 कुंडली में अच्छी स्थिति में, तो D24 कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम तो ऐसा कर सकते हैं कि खराब ही है, क्योंकि D24 कुंडली में शुक्रदेव मंगल की राशि में है। लग्न कुंडली में इस व्यक्ति के लिए मंगल एवं शुक्र में क्या है, शत्रुता है कि मित्रता है? शत्रुता। शत्रुता है। तो यहाँ 10म भाव के स्वामी खराब हो गए। दसम भाव पर किसी शुभग्रह की दृष्टि है तो नहीं है लग्न कुंडली के 10म भाव की। इसलिए विद्या की निपुणता एवं कर्म, यानी कि विद्या के निपुण हमारे पास में काफी योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता कैसी होगी? दूसरा भाव एवं जो हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं यानी कि 10वां भाव, दोनों भाव शुभ हो, अच्छा हो। यदि दोनों में परस्पर संबंध हो तो और उत्तम बातें। तो क्या शनि एवं शुक्र में परस्पर संबंध है? तो शनि एवं शुक्र में संबंध ही नहीं। नवमांश कुंडली में भी संबंध नहीं है इस उदाहरण कुंडली में, ना ही D24 कुंडली यानी कि चतुर्विशांश कुंडली में भी परस्पर संबंध। परीक्षा में सफल होने के लिए में समस्याएं क्या क्या हो सकती है? तो कभी कभी परीक्षा देते वक्त, लिखते वक्त बहुत कुछ भूल जाना, यह भी एक समस्या आ जाता है। अगर व्यक्ति सच्चे लगन से पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ परीक्षा से संबंधित विषय वस्तुओं पर गहन अध्ययन करता है तो परीक्षा में सफलता की संभावनाएं बनती है, अन्यथा नहीं। ईश्वर भी कहते हैं, तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि। तो हम आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं और कल पुनः इसका दूसरा भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, आज अभी तक जितना हम लोगों ने चर्चा किया, क्या इस कुंडली में परीक्षा में सफलता के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं? नहीं बनते गुरुजी। नहीं बन रहे गुरुजी।